हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम ये फाउंडेशन की आज से हम एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पूरे कोर्स की मतलब एक जो सी ए फाउंडेशन में जो आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रिपोर्टिंग है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और देन हम फिर इसके बाद हम अपनी रिवीजन क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्या एज यू नो बच्चों, आपने फुल कोर्स तो आपने देखा होगा और फुल कोर्स आपने कर भी लिया होगा आई होप। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक रिवीजन क्लास दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपकी होगी। और साथ में मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ में आपको ये भी बताता रहूँगा कि जैसे पर्टिकुलर चैप्टर में कि उसमें क्या क्या चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज कितनी करनी चाहिए, कितना हमें टॉपिक करके जाना चाहिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, तो वो सब मैं आपके साथ साथ डिस्कस आपकी करता चलूँगा। उससे पहले बच्चों एक बार हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि आपका सीए फाउंडेशन में सिलेबस क्या-क्या आ चुका है। तो बच्चों ये आपके पूरे सब्जेक्ट का नाम जो होता है दैट इज़ अ बिज़नेस लॉ एंड बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। सबको पता है ये सिलेबस, ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों इसमें जो बिज़नेस लॉ का पोर्शन जो आपका है, ये आपके एग्ज़ाम में 60 मार्क्स कैरी करता है, कन्फर्म्ड है। मतलब आपका बिज़नेस लॉ में से 60 मार्क्स का आएगा ही आएगा। एंड जो बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस रिपोर्टिंग है ये 40 मार्क्स का रहता है, ठीक है। बच्चों ये जो पेपर आपका है ना बिज़नेस लॉ एंड बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंस रिपोर्टिंग, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा आपका लेंथी सब्जेक्ट रहता है। लेंथी कैसे रहेगा बच्चों? एग्ज़ाम में इसमें थ्योरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको इस वाले पेपर में स्टार्टिंग से आपको एक स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तो ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो इसमें बच्चों यहाँ पर अगर बिज़नेस लॉ की रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो बिज़नेस लॉ में आपके जो 60 मार्क्स में आते हैं, तो टोटल यहाँ पर 5 एक्ट आपके आते हैं, जिसके नाम है बच्चों यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी। और बच्चों इसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप छोड़ के जा सकते हो, आपको सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करके जाने पड़ेंगे, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ सकता है। सेम थिंग बच्चों, अगर हम बिजनेस कोर्स रिपोर्टिंग करते हैं, ये बच्चों बहुत इजी पोर्शन है। ये एक ऐसा पोर्शन है जो आप 6-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। मतलब बेसिक इंग्लिश से लेकर आपने जो प्रॉपर वे से काम किया होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ बात करता है कि दैट इज द कम्युनिकेशन, सेंटेंस, वोकेबलरी, ठीक है जी, आर्टिकल राइटिंग, लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो ये सब बच्चों यहाँ पर रहता है। बहुत ईज़ी पोर्शन है, ठीक है? बस इसकी जस्ट एक प्रैक्टिस वहाँ पे होनी चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग चलती है। तो दैट्स बच्चों यहाँ पर। तो अब हम जो इसमें स्टार्ट करने वाले हैं बिज़नेस लॉ का, हम सबसे पहले जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए, ठीक है जी? एग्ज़ाम में बच्चों इसकी अगर मैं वेटेज कहता हूँ, तो आउट ऑफ 60 जो इसकी वेटेज आपकी रहेगी वो 15 टू 20 मार्क्स की आपकी वेटेज रहेगी। तो इस चैप्टर की जो हम वेटेज लेकर चलेंगे, तो वो 15 टू 20 मार्क्स की आपकी वेटेज रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे-जैसे मैं आपको रिवाइज़ करता रहूँगा, साथ-साथ आपको बता दूँगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से बच्चों ये वीडियो आप देखते रहिए। ठीक है जी? तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आपने लिखिए यहाँ पे। तो हमारी आज है जी रिवीजन क्लास नंबर 1, रिवीजन क्लास नंबर 1। तो बच्चों रिवीजन में हम सबसे पहले आज हमने कौन-सा चैप्टर करना है? दैट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बच्चों अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के रिगार्डिंग में बात करता हूँ, तो नाम से भी चल रहा है डेट द 1872, तो इसका मतलब है ये जो एक्ट आपका एनफोर्समेंट में आया था, तो ये एनफोर्स हुआ था ऑन 1 सितंबर 1872 से। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में। एंड प्लस ये जो इंडिया में पहले जो बच्चों एप्लीकेबल होता था ना, ये ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे कि ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल आपका होता है, ठीक है यहाँ पे। तो अब जो पहले वर्ड आता था ना कि भाई ये इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता, तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे आपका अप्लाई होता है। तो ये दो चीज़ याद रखना बच्चों यहाँ पर, ये एनफोर्स कब हुआ था एंड ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल आपका होता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इस चैप्टर में किस चीज़ के रिगार्डिंग बात की गई है, तो दैट्स वन। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की रिगार्डिंग बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहेंगे? तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, वो एग्जांपल बड़े ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या चीज़ आपकी आएंगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं दो पार्टी यहाँ पे ले लेता हूँ, एक पार्टी का नाम है मिस्टर एक्स, सेकंड पार्टी है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, क्या? तो मिस्टर एक्स ने क्या किया बच्चों यहाँ पर, मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया,
मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया, और वो क्या ऑफर दिया है कि क्या आप विल यू परचेज माई कार, विल यू परचेज माई कार एट रुपीज 2 लाख। आएगा बच्चों, जब हम डिस्कस करेंगे ना तो ये ऑफर क्या होता है ये सब आएगा डिटेल में। तो अभी मैं सिंपल जो बेसिक है चैप्टर 1 का वो आपको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स वाई से पूछता है कि विल यू परचेज माई कार, देन वाई कहता है ठीक है जी, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। अब जो यहाँ पर ना ये दो चीज़ तो हो गई है, लेकिन साथ साथ इसमें कंसिडरेशन भी आपको चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में कंसिडरेशन हुआ है क्या। तो बच्चों कंसिडरेशन का मतलब क्या आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज द समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो जो समथिंग इन रिटर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समथिंग इन रिटर्न? तो दैट्स मीन कि दो पार्टी आपकी हैं, एंड एवरी पार्टी मस्ट गिव समथिंग। मतलब अगर एक पार्टी है तो वो दूसरी पार्टी को कुछ ना कुछ देगी, और दूसरी पार्टी भी उसके बदले में कुछ ना कुछ उसको पहली पार्टी को वहां पर पे करेगी। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं मिस्टर एक्स को क्या कुछ मिलने वाला है, यस उसको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। वाई को क्या मिलने वाला है, कार मिलने वाली है उसके एक्सेप्ट पे। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पर प्रॉपर वे से कंसिडरेशन यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं एग्रीमेंट तो है ही, और साथ में एनफोर्सिबिलिटी भी है कि भाई यहाँ पर वो लॉ के अकॉर्डिंग उसको एनफोर्स करना चाहते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर क्रिएट की गई है। और जो इसकी डेफिनेशन जो क्रिएट की गई है वो क्रिएट की गई है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। दैट्स मीन एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कि जो एग्रीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्स किया जाता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा, दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सिंपल, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर ना आपके एग्जाम में ना कई बार पूछ लेता है कि भाई एक चीज बताओ, एग्रीमेंट आपने पढ़ा और आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पढ़ा, तो दोनों में वाइडर क्या है, दोनों में डिफरेंस भी क्या हुआ, चलो जी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों याद रखना, एग्रीमेंट ना जनरली हम दो तरह की बातें करते हैं। नॉर्मल जो बच्चों एग्रीमेंट होता है ना, नॉर्मल में एग्रीमेंट अगर हम वर्ड लेते हैं तो एग्रीमेंट तो बस सिंपल है जी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सिंपल वैसे अगर लेते हैं तो एक सिंपल क्या बोलेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लेकिन जब मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बोलता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या बोलता है, एग्रीमेंट प्लस लीगल रिलेशन मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो देख रहे हो वर्ड, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्या यहाँ पे लिखा गया कि एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, जी नहीं। एग्रीमेंट अलग वर्ड है, ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप एंड कॉन्ट्रैक्ट इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, लीगल रिलेशन इज द सेकंड स्टेप, तो जो वहाँ पे सेकंड स्टेप वहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर एग्रीमेंट दो तरह के हो गए। एक एग्रीमेंट वो हो गए बच्चों यहाँ पर जहाँ पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और एक वो एग्रीमेंट होते हैं जहाँ पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं। अब बच्चों याद रखना, जहां पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे एग्रीमेंट को यहाँ पर वर्ड क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल। ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल एग्रीमेंट, सिंपल। इसको कमर्शियल एग्रीमेंट यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको क्या नाम बोला जाएगा बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द डोमेस्टिक। भैया यहाँ पे आप एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहते यहाँ पे, डोमेस्टिक, या फिर इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं दैट्स कॉल्ड द सोशल एग्रीमेंट। डोमेस्टिक और द सोशल एग्रीमेंट हम उसको वहाँ पर कह के चलेंगे, तो सिंपल, क्लियर। तो बच्चों कमर्शियल में अभी जो मैंने कार वाला एग्जाम्पल लिया तो वैसे वो कौन सा एग्रीमेंट था, वो तो कमर्शियल था। बिजनेस कर रहे थे, एक दूसरे को कंसिडरेशन पास कर रहे थे, है ना, एवरीथिंग। तो वो तो कौन सा एग्रीमेंट हो गया बच्चों, कमर्शियल। लेकिन डोमेस्टिक में क्या आ सकता है सर, थोड़ा डोमेस्टिक का भी बताओ ना। तो जो डोमेस्टिक के लिए भी एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ना बच्चों एक हस्बैंड है और सेकंड वन वाइफ।
तो पार्टी में हैप्पीली। हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पर मंथ कुछ पैसे दूंगा। प्रॉमिस टू पे ₹5000। तो यहाँ पे वादा किया गया कि भाई ₹5000 पर मंथ मैं आपको पे करूंगा। वाइफ ने कहा ठीक है जी, एक्सेप्टेड, अच्छा लगा। मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या कंसिडरेशन दोनों तरफ से है कि नहीं? हस्बैंड तो वाइफ को दे रहा है ₹5000, लेकिन वाइफ क्या, वाइफ की तरफ से तो कुछ भी अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो दैट्स वन, तो यहाँ पे एक सिंगल साइड से कंसिडरेशन है। तो बच्चों यहाँ पे कंसिडरेशन एक्चुअली में है ही नहीं। रीजन, कंसिडरेशन का मतलब क्या पढ़ा था हमने, समथिंग इन रिटर्न, कि दोनों तरफ से कंसिडरेशन होना चाहिए। बट यहाँ तो दोनों पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, तो दैट्स वन। तो यहाँ बच्चे कौन सा एग्रीमेंट हो गई? तो एक सोशल, एक सिंपल कह सकते हैं, ये एक घर की बातें हो गई है, तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अब बच्चों जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है ना, तो याद रखना वहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं है। लीगल रिलेशन मतलब इन फ्यूचर, इन फ्यूचर अगर हस्बैंड ने पैसा देने से मना कर दिया, तो वाइफ भी हस्बैंड से पैसा रिकवर नहीं कर सकती। वाइफ कैन नॉट रिकवर अमाउंट, वो उससे अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती। दैट्स द मीनिंग। यहाँ पर उसका मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो बच्चों याद रखना, जहाँ पर एग्रीमेंट के साथ लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा? दैट्स मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहाँ पर डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट होता है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। ये पहले भी एग्रीमेंट था, और अब भी क्या है बच्चों यहाँ पर? एग्रीमेंट। अब भी एग्रीमेंट। इसका मतलब एग्रीमेंट से अगर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए लीगल रिलेशन होना रिक्वायर्ड है। अगर लीगल रिलेशन नहीं होगा, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, कि डोमेस्टिक और सोशल में कभी भी लीगल से नहीं आता, और इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, तो इसके लिए आपको एक डिसाइडेड केस का नाम भी लर्न करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये केस आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। केस का नाम है पाल्फर वर्सेस पाल्फर। पाल्फर वर्सेस पाल्फर, दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो ये हमने एक मीनिंग यहाँ पर कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है ना। तो इसका अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपको पहले एग्रीमेंट वाला वे तो पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि लीगल रिलेशन में आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है जी यहाँ पे। लेकिन एग्रीमेंट एक हमेशा फर्स्ट स्टेप तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी एग्रीमेंट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट तो इंक्लूड होगा ही होगा। बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड एवरी एग्रीमेंट। वो इसका मीनिंग क्या, ध्यान सुना। ये है जी, ये सर्कल में लेके चल रहा हूँ, ये सर्कल है आपका एग्रीमेंट का, सॉरी, एग्रीमेंट का। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या कहा कि इस एग्रीमेंट के अंदर कॉन्टेंट तो सारे आएंगे ही आएंगे, इट्स कंपलसरी। रीजन, क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो वो कॉन्टेंट की तरफ मूव ही नहीं कर सकता, है ना। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्टेंट के अंदर आएंगे आएंगे। दैट्स मीन कि ये वाला जो पोर्शन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ये पोर्शन कौन सा है बच्चों? ये वो पोर्शन है जो लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, जो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीमेंट वर्ड है, ये अपने आप में क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर? वाइडर, क्योंकि ज़्यादा में रहेगा ना। और कॉन्टेंट इसके टर्म्स में अगर एग्रीमेंट के कंपैरिजन चेक करेंगे हम, तो नैरो रहेगा, नैरो टर्म्स में। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये एक चीज़ याद रखना, एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्टेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो दिस इज योर पॉइंट कि जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती है। तो एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्टेंट क्या होता है, वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ईजी था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों हम इस वाली क्लास में क्या क्या चीज़ें और देखने वाले हैं। बच्चों इसमें ना जो आपके चैप्टर नंबर 1 में आपका क्या क्या आता है, तो उसके एक बेसिक समरी आप बना सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 में बच्चों सबसे पहले इसमें कॉन्टेंट मीनिंग बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। सेकंड वन क्या बताया गया है कि कॉन्टेंट करने के लिए कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड
कॉन्ट्रैक्ट, ये हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन बच्चों यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बच्चों इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा कि जिससे आपका साइड बाय साइड जो चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते हुए चलोगे। तो फर्स्ट चैप्टर बच्चों ये सब हम करेंगे यहाँ पर। अब इसमें से अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आप कर चुके हो, सिंपल था ना, क्लियर। जिसमें हमने बात की कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे। और अगर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देखते हैं तो एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है। एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन हो भी सकता है ना भी हो, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल रिलेशन होना जरूरी है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, बट हर एक एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, पढ़ाना भी हमने बच्चों यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब जो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वन जो इसके अंदर करने वाले हैं, दैट द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट्स वन, तो आप कॉपी पे हेडिंग बनाओगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। तो बच्चों इसमें सिंपल थिंग फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाऊँगा ना, तो सबसे पहले तो जी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, दो पार्टी तो होनी चाहिए। टू पार्टीज इज नेसेसरी, है ना। ए पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, क्या तो सिंपल कह सकते हैं। दो पार्टी अगर कंसिडरेशन दो पार्टी में नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो कम से कम देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, तो दो पार्टी वहाँ पर होना रिक्वायर्ड है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑफर आएगा और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सिंपल कह सकते हैं एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। अगर एक पर्सन ने ऑफर दे दी है और दूसरी पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव ही नहीं करेगा। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि अगर ऑफर दी गई है तो ऑफर की एक्सेप्टेंस अगर की गई है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हुए जा रहा है। जैसे पॉइंट नंबर टू क्या बताया गया, ऑफर भी होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे तीसरा एलिमेंट बच्चों यहाँ पर जो आपने पढ़ा हुआ है, डेट इज द कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया बच्चों यहाँ पर। और कंसिडरेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, दैट द समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। दैट्स द पॉइंट कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब क्या लिख सकते हैं, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई कंसिडरेशन दे रही है तो दूसरी पार्टी की तरफ से भी मुझे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन वहाँ पर रिसीव होना चाहिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। अब अच्छा ये जो समथिंग रिटर्न है ना, इसको लैटिन लैंग्वेज में भी एक नाम कहा जाता है। वैसे ही चैप्टर आपका डिटेल में आएगा, ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा जो कंसिडरेशन का आएगा, तो इसकी भी रिवीजन हम करेंगे। तो इसमें बच्चों समथिंग रिटर्न में इसका मीनिंग होता है दैट्स कॉल्ड द क्विड प्रो क्यो। तो बच्चों क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, दैट्स मीन द समथिंग इन रिटर्न, समथिंग रिटर्न वहाँ पे कहा जाता है। तो कोई भी कॉन्टेक्ट करोगे तो तीसरा एलिमेंट क्या चाहिए बच्चों यहाँ पर, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। तो अभी मैंने कोई नया पॉइंट नहीं बताया बच्चों यहाँ पे, अभी मैं आपको सारे पॉइंट वही बता रहा हूँ जो आप पहले कर चुके हो। तो पॉइंट नंबर थ्री कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद पॉइंट नंबर फोर यहाँ पर क्या बताया गया, कंसिडरेशन के साथ साथ और क्या चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें फोर्थ पॉइंट कहा गया कि लीगल रिलेशन होना चाहिए। अभी पढ़ा था ना हमने, डेट द लीगल रिलेशन होना रिक्वायर्ड। और बच्चों लीगल रिलेशन में मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको बताई है। सबसे पहले मेरे को कहा कि अगर कोई डोमेस्टिक या फिर अगर आपने कोई सोशल एग्रीमेंट किया है, डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट किया है तो उस केस में कैसे फॉलो करेंगे, या फिर अगर आपने कमर्शियल किया है तो कैसे फॉलो करेंगे, याद है ना। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट करोगे तो वहाँ पर कोई भी लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उस केस में पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, नो लीगल रिलेशन एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कमर्शियल है तो इस केस में लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लीगल रिलेशन एग्जिस्ट। तो सिंपल बच्चों कह सकते हैं लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए मैंने एक केस स्टडी का नाम भी आपको बताया है जो आपको लर्न करना है, जो यहाँ पे बताया गया है, इंपॉर्टेंट केस है पाल्फर वर्सेस पाल्फर। ये केस का नाम भी आपको लर्न करना है, जो इसके अंदर बताया गया था कि भाई जो हस्बैंड वाइफ से रिगार्डिंग केस लिया गया था, कोई भी अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट होगा तो वहाँ पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं माना जाएगा, तो मतलब वहाँ पर आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते।
है बच्चों यहाँ पर। तो ये भी हमारा पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिए थे बच्चों यहाँ पे? तो फोर्थ पॉइंट तो हमने कंप्लीट कर लिए थे। दो पार्टी होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए। और बच्चों इसमें चेक करोगे ना, तो मैं कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं चल सकता। आप किसी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे पॉइंट वहाँ पर लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है जी यहाँ पे। देन बच्चों इसके बाद अब मेन पॉइंट और देखते हैं जी, और कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आएंगे। दैट द पॉइंट नंबर 5। अब जो पॉइंट नंबर 5 जो यहाँ पर बताया गया है, दैट द कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करें बच्चों यहाँ पर? कैपेसिटी। क्या पार्टी की कैपेसिटी है या नहीं है? अगर एक पार्टी कॉन्टेक्ट कर रही है तो क्या पार्टी माइनर तो नहीं है? क्या पार्टी अनसाउंड माइंड तो नहीं है? या पार्टी लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई तो नहीं की गई है? ठीक है जी यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करें, चेक करें यहाँ पर कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। पार्टी क्या होनी चाहिए बच्चों यहाँ पर? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो पार्टी का कॉम्पिटेंट होना रिक्वायर्ड है। तो बच्चों यहाँ पे कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों ये आपका अलग से चैप्टर भी आपने पढ़ा है। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? नंबर 1, पार्टी मेजर होनी चाहिए। सिंपल वे से कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड वन, पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए। थर्ड वन बच्चों यहाँ पर, पार्टी शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग वो डिसक्वालीफाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई है तो फिर तो भाई वो पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं बनी। तो दैट्स तो जिससे भी आप कॉन्टेक्ट करोगे तो सिंपल कह सकते हैं, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। यहाँ बच्चों मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि चैप्टर आपका अलग से आएगा कॉम्पिटेंट करके, कैपेसिटी करके। तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी बस सिंपल आपको इसके अंदर ये याद रखना है, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कोई भी कॉन्टेक्ट करोगे, अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है यहाँ पर। तो दैट्स वन, तो उस पार्टी की कैपेसिटी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है बच्चों, जैसे आपके बाकी पॉइंट थे तो हमें ये पॉइंट नंबर 5 भी वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या पार्टी कॉम्पिटेंट है या नहीं। ठीक है बच्चों यहाँ पर। ठीक है? हाँ जी। और देखते हैं बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 6 बच्चों यहाँ पर आता है, दैट इज कि पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट। तो बच्चों फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? अगर मैं एक पार्टी को डरा धमका कर, मतलब उसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं उसके ऊपर एक फिजिकल प्रेशर डालता हूँ कि चुपचाप कॉन्टेक्ट कर लो, अदरवाइज आई विल किल यू, है ना? तो ये चीज़ में देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर, तो मुझे बताओ क्या एक पार्टी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रही है? जी आंसर इज नो। हाँ, तो वहां पर बच्चों क्या होना चाहिए? पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम एनी बर्डन। अगर आप किसी पार्टी से जबरदस्ती कोई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट करवा रहे हो तो भी वो कॉन्टेक्ट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कि जब भी वो कोई कंटेक्ट करेंगे तो पार्टी क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। उसकी जो कंसेंट, तो वो हाँ कर रहा है कि ठीक है जी आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो वो उसके ऊपर आप कोई बर्डन डाल के आप कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, यहाँ पे कोई बर्डन डाल के आप कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों यहाँ पर। अब जो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से केस है जहाँ फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, तो ये भी आपका चैप्टर अलग से आएगा रिवीजन में। ठीक है, तो इसमें बच्चों यहाँ पर टोटल आपके 5 सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई है कि जहाँ पर ये माना गया है कि पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती। तो वो कौन कौन से केस आते हैं बच्चों यहाँ पर? तो हम इसके अंदर वो केस पढ़ेंगे। तो कौन कौन से केस आएंगे? फर्स्ट वन द कॉर्क्वेन, सेकेंड वन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड लास्ट वन बच्चों दैट इज द। तो ये वाले जो टॉपिक है बच्चों, वहाँ पर ये आपके फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर ये बताया गया है कि इस केस में अगर करोगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा फिर वो वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा।
तो मतलब ये आप ये कह सकते हो, ये जो 5 केसेस मैंने लिखे हैं, यहाँ पर ये ट्रीट किया गया है कि इस केस में पार्टी की कोई भी फ्री कंसेंट नहीं होती, और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वैलिड यहाँ पर नहीं माना जाएगा। बच्चों यहाँ पर तो हमें पॉइंट नंबर 6 भी फॉलो करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो सिंपल पॉइंट बच्चों क्या क्या कर लिए हमने, देखते रिवाइज करते हैं। 2 पार्टीज होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए, पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए, लास्ट में क्या पढ़ा अभी तक बच्चों हमने, दैट द पार्टी की फ्री कंसेंट होना रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों यहाँ पर, फिर इसके अलावा बच्चों यहाँ पर और देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट आपके आ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 बच्चों यहाँ पर आपका आता है, दैट इज कि जब हम कोई कॉन्टेंट करते हैं ना बच्चों यहाँ पे, तो सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप कोई कार खरीद रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी कार की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कार कैसे खरीद सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है कि जब भी हम कोई कॉन्टेंट करेंगे तो कंसेंसस एड एडम होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस एडम, वो जो कंसेंसस एडम का मतलब होता है, दैट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ माइंड। आइडेंटिटी ऑफ माइंड, आइडेंटिटी ऑफ माइंड का मतलब होता है कि जब मैं कोई कंटेंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो पार्टी को पता होना चाहिए कि मैं क्या कंटेंट करने वाला हूँ, किसके साथ करने वाला हूँ, क्या अमाउंट है, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, अगर मान लो मेरे पास 3 कार है, मैं आपको अपनी एक कार की ऑफर देता हूँ, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं हम कौन सी कार की बात कर रहे हैं, नहीं पता ना हमें वहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर बाद में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि अगर मैं कह दूँ जी मैंने तो अपनी कार 1 की बात की थी, आप कह रहे हो, नहीं सर आपने कार नंबर 3 की बात की थी, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ गलत हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने कंसेंट दे दिया, आपकी कैपेसिटी है, सब कुछ है, ये भी तो चेक करोगे ना कि भाई आप वाकई आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे नहीं सोच रहे हो। तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, पार्टी मस्ट थिंक ऑन सेम थिंग, सेम सेंस एंड सेम मैनर। पार्टी जो वहाँ पे सोचेगी ना, तो वो सेम थिंग सेम सेंस सेम मैनर के बारे में वहाँ पे सोचेगी। दैट्स कॉल्ड द मीनिंग ऑफ, बच्चों यहाँ पे इसको क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड द कंसेंसस एड इडम। ठीक है, तो अगर कंसेंसस इडम नहीं है, या फिर बच्चों इसमें एक वर्ड ले सकता हूँ, सर्टेनिटी नहीं है, तो इसका मतलब सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगर सर्टेनिटी नहीं होगी, कि आपको अगर पता नहीं होगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर एक एक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे आप कौन से गुड्स खरीदना चाहते हो, किस तरीके से खरीदना चाहते हो, क्या प्राइस है, कौन पार्टी है, सब कुछ आपको क्लियर पहले से ही होना चाहिए। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, तो उस केस में कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट नंबर 7 की कंसेंसस एट एडम होना रिक्वायर्ड है बच्चों। और क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर 8 करते हैं यहाँ पर। बच्चों अगर मैं कोई कॉन्टेंट करने के लिए जाता हूँ, तो हमेशा एक चीज़ मैं वहाँ पे चेक करूंगा, क्या कॉन्टेंट इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है यहाँ पे, तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं कर सकता। अगर मैं मान लो एक पर्सन से कहता हूँ कि आप ना एक काम करो, मेरे फादर को जिंदा कर दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, कि वहाँ पे ये चीज़ हो ही नहीं सकती, वो मेरे फादर को जिंदा कर ही नहीं सकते। तो दैट्स में बच्चों यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर 8 हम क्या कह रहे हैं, कि जब भी हम कोई कॉन्टेक्ट करेंगे, तो पार्टी की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस काम को पूरा कर सके। तो पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीज़ कैसे करेगा, तो कर ही नहीं सकता वो। तो इसको बच्चों सिंपल कह सकते हो कि अगर आप एक कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो दो तीन चीज़ें आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, शुड बी लीगल, इलीगल काम नहीं कर सकते आप, शुड बी लीगल, लीगल होना चाहिए। सेकंड वन, सेकंड वन क्या बोलेंगे, शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी कंटेंट को वैलिड करना चाहते हो, तो आप किसी भी ऐसी चीज़ का कोई कंटेंट नहीं कर सकते जो स्टार्टिंग से ही क्या हो, इम्पॉसिबल हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो सिंपल बच्चों, मान लो एक हॉर्स है और वो मर चुका है, और मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपका हॉर्स परचेज करूंगा, तो इम्पॉसिबल हो गया, वो मर चुका है। तो दैट्स वन, तो मैं वहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो ये लीगल होना चाहिए और इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज़ वैलिड वहाँ पर मानी जाएगी। सेकंड बच्चों यहाँ पर इजी पॉइंट है, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। और क्या चाहिए बच्चों यहाँ पे, छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं। पॉइंट नंबर 9 बच्चों यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड द लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा पॉइंट पहले भी आ चुका है थोड़ा सा ना, कि जो हम कोई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल आपका होना चाहिए।
जैसे मुझे एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं मान लो किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि भाई एक काम करो, तुम मिस्टर सी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से है, वो मेरा काम करके दे रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन पाया ना बच्चों यहाँ पे। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उस एग्रीमेंट का जो मेन पर्पज है वो क्या था? इलीगल है। लॉ की नज़रों में उसको इलीगल यहाँ पर माना गया है। ठीक है, जैसे मर्डर का हो गया है, या फिर आप कोई गैम्बलिंग करते हो, है ना, तो वो सब क्या है बच्चों यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं माना जाता। और इन सब केस में कभी भी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते। तो ऑलवेज ऑलवेज को क्या ट्रीट किया जाएगा? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट्स मीन बच्चों यहाँ पर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना रिक्वायर्ड है। तो बच्चों ये मैं जितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आपके अभी डिटेल में बाद में आएंगे। सब आपका ये एक्चुअली में आपके इसेंशियल जरूर दिया गया है, बट दिस इज चैप्टर्स। ये आपके चैप्टर आपको डिफाइन किए गए हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पर आएंगी आपके। ठीक है जी, यहाँ पे तो दैट्स वन। तो पॉइंट नंबर 9 भी हम फॉलो करेंगे वहाँ पर कि क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना रिक्वायर्ड है। हाँ जी, फिर इसके बाद बच्चों और देखते हैं और क्या पॉइंट चाहिए। लास्ट पॉइंट और बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 10। और पॉइंट नंबर 10 आता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज द लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज। मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे? मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि भी अगर मैं कोई कॉन्टेंट कर रहा हूँ तो उस कॉन्टेंट में कहा गया कि कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले तो इसे याद रखना चाहिए, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये हर जगह एग्री आपका फॉलो नहीं होगा। ये सम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ही ये एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे लाइक क्या क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ती है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं बच्चों जो आपको प्रॉपर रिटर्न में लिखने पड़ेंगे। सेकंड वन, उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, रिटर्न में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, उसका रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बच्चों और क्या होना चाहिए? विटनेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर उसको एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट उसको आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। मैंने क्या बोला बच्चों यहाँ पे? कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। सिंपल बच्चों यहाँ पर अगर मैं मान लो कोई ब्रेड का पैकेट लेता हूँ तो उसमें कोई कहूँगा कि लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, कि रिटर्न में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ऑब्वियस है। तो ये ज़्यादातर कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे अगर मैं किसी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूँ तो ऑब्वियस है, तो उसको ओरल में तो नहीं कर सकता ना बच्चों वहाँ पे। तो ये सम कॉन्टेक्ट में आपका आ जाएगा कि वहाँ पे आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती। तो सिंपल बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट शेल नॉट बी वैलिड। तो सिंपल कह सकते हो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड एंड नॉट कंप्लाइड, अगर आपने उसको कंप्लाई नहीं किया तो एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड, तो एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाए। दैट्स योर पॉइंट। तो ये था बच्चों यहाँ पर जो हमने पॉइंट नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, दैट द इसेंशियल एलिमेंट। तो इसेंशियल एलिमेंट्स में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा कि कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो कौन कौन से बच्चों यहाँ पे अपने कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंसस एंड एडम और सर्टेनिटी होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पूरा कर सकते हो, एंड लास्ट में बच्चों यहाँ पर कि लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी अगर रिक्वायर्ड है तो। ये बच्चों यहाँ पर बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना, एग्जाम में वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है? लेकिन इसमें इंडिविजुअली जो चैप्टर वाइज होगा, जैसे फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर इसकी रिलेवेंस होगी। तो हो सकता है अगर एग्जाम में पूछा भी गया तो ये पूरा आपसे एक साथ टॉपिक पूछा जा सकता है कि डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसका अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से इसको अच्छे से कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर तो देखो जो मैंने अभी बच्चों यहाँ पर आपको बताया था कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो इसमें हमारा कॉन्टेंट वाला मैंने आपको बता दिया। सेकंड वन,
हमारा ये इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है जी, यहाँ पे तीसरा जो बच्चों यहाँ पर आता है दैट्स कॉल्ड द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों ये जो मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताने वाला हूँ ना, इसके बाद आप पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आप पढ़ोगे, इसके बिना, इस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बिना आप काम नहीं कर सकते। आपको ये टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है जी, तो चलो बच्चों यहाँ पर, और एक चीज़ बताओ तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में ना आपके टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में से ही क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर वैसे देखना है कि टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक प्रॉपर एक समरी चार्ट भी आपको साथ साथ में बना देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम टाइम में हेल्पफुल होगा, और आप एग्जाम टाइम में ये प्रॉपर अगर ये चार्ट भी पढ़ के चले गए ना, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो आप प्रॉपर बच्चों यहाँ पे हेडिंग लिखना, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो इसके कॉन्ट्रैक्ट के इन्होंने टाइप्स जो बताए हुए ना, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स होंगे डिपेंड करेगा कम कॉन्ट्रैक्ट किस लेवल पर है। नंबर 1, जब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जिस टाइम कॉन्टैक्ट को परफॉर्म करना तो उस टाइम कितने टाइप्स के होंगे। उस कॉन्टैक्ट को वैलिड करना है, इनवैलिड करना है, उसके अकॉर्डिंग भी टाइप्स उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर, तो इन्होंने टाइप्स ऑफ द कॉन्टैक्ट को 3 पोर्शन में यहाँ पर डिवाइड किया है। जिसमें बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वन आता है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन। सेकेंड आता है बच्चों यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अभी कहा था ना मैंने कि कॉन्टेंट को वैलिड कहे, इनवैलिड कहे, तो उसके भी बहुत सारे टाइप्स आपके आएंगे। थर्ड नंबर बच्चों यहाँ पर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो कंटेंट कहाँ तक परफॉर्म हो चुका है। तो इसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ कंटेंट को, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, वैलिडिटी एंड परफॉर्मेंस। बच्चों यहाँ पर, तो चलो जाओ देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ रहा है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो बच्चों फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब मैं किसी से कॉन्टेक्ट करने जा रहा हूँ, जब कंटेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो किस किस तरीके से कंटेंट आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा जी कंटेंट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका है वो 2 तरह के मेन बेसिक तरीके हैं उन्होंने बताया, बेसिक वे जो बताए गए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट वे उन्होंने बताया दैट्स कॉल्ड द एक्सप्रेस। फर्स्ट वन जो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं बच्चों यहाँ पर, दैट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों एक्सप्रेस नाम से जो चल रहा है एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का मतलब क्या बच्चों यहाँ पर, अपने थॉट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे बच्चों अभी एग्जाम्पल याद है, विल यू परचेज माई कार। खुद मैंने एक्सप्रेस किया ना कि विल यू परचेज माई कार, तो ये कौन सा हुआ, ये मैं प्रॉपर वे से जिसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो जो एक्सप्रेस में एक सिंपल थिंग है कि जहाँ पे आप अपने थॉट एक्सप्रेस करते हो कि मैं आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, और ये आप अपने थॉट किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, वर्ड से। मैंने वर्ड यूज किए जिसकी वजह से एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट वहां पर हुआ। अब ये जो वर्ड आपने यूज किए हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ओरल में किए हैं या फिर आपने रिटर्न में किए हैं। किसी भी फॉर्म में जब अपने आप एक्सप्रेस करते हो तो दिस इज कॉल्ड द, उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट। तो सिंपल कह सकते हैं बच्चों कि जो आपने कॉन्टेक्ट किया है आइदर इन ओरल और इन रिटर्न, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट। ठीक है, कि जिसको आप बोल के या लिख के आप जिस किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और जहां मैं बिना बोले कर रहा हूँ, बिना बोले मैंने एक वर्ड तक नहीं बोला, अपने आप ऑफर हो गया, अपने आप एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसे को क्या कॉन्टेंट हो सकते हैं बच्चों, ऐसे कॉन्टेंट को यहाँ पे बच्चों नाम दिया जाता है दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया, आप कोई कॉन्टेक्ट कर रहे हो और वो विदाउट एनी वर्ड आप कर रहे हो, जैसे सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर अदर देन वर्ड्स, तो फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे आपने कोई वर्ड तो यूज किया ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर वो बाय एक्शन, पार्टी के एक्शन लेने की वजह से होता है, बाय एक्शन ऑफ द पार्टी। जैसे
क्या क्या एक्शन हो सकते हैं बच्चों यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना पॉइंट बच्चों यहाँ पर। एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, अगर आप एटीएम से मनी विड्रॉ करते हो। अब एटीएम मशीन के पास गया मैं, तो मैंने अपना पैसा निकाला, उसमें से कार्ड स्वाइप किया, पैसे निकाल दिए। कोई वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा फिर भी बैंक से कॉन्टेक्ट हो गया। क्या कॉन्टेक्ट हो गया कि आप मुझे इस एटीएम मशीन में से पैसा दो, और मेरे अकाउंट में जो मेरा पैसा रखा हुआ है उसमें से अमाउंट डिडक्ट कर लेना, है ना? तो ये मेरा एक कॉन्टेक्ट उसके साथ हो गया, लेकिन विदाउट एनी वर्ड। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पर, उसको कौन सा कॉन्टेक्ट हम कहेंगे कि आपने इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट किया। जैसे अगर मैं मनी विड्रॉ करता हूँ फ्रॉम एटीएम, सेम थिंग बच्चों, आपने मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, मेट्रो कार्ड अगर बना हुआ है, तो मैं मेट्रो के अंदर एंट्री भी कर लेता हूँ, मुझे कोई वर्ड तक बोलना नहीं पड़ता। एंट्री भी हो गई और एग्जिट भी हो गया, प्रॉपर वे से बच्चों वहाँ पे काम हमने कर लिया। ठीक है जी यहाँ पे। तो दैट्स वाई, तो वहाँ पे बच्चों उसमें भी जो आप मेट्रो का कार्ड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो वो भी किस में आएगा आपका बच्चों यहाँ पर? इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट में। लेकिन याद रखना, अगर मैं टोकन यूज करता हूँ, तो टोकन का मतलब क्या हुआ कि उसमें तो आप प्रॉपर वे से क्या कर रहे हो, प्रॉपर वे से आप बोल के कर रहे हो कि सर मुझे इस स्टेशन तक जाना है, उसके लिए मुझे टोकन आप दे दो। ये बच्चों यहाँ पर तो मेट्रो कार्ड इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल आ सकता है। या फिर बच्चों एक तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ सुना पाए। आप ना रेलवे स्टेशन पे आओ, या आप किसी ट्रेन से कहीं पे जा रहे हो, स्टेशन पर उतरते हो, एक कुली आता है और आपका सारा बैग उठा के चल पड़ता है। कुली आता है, आपका बैग उठा के चल दिया, आपने उसको रोका नहीं, आपने उसको रोका नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, वो बाहर एक टैक्सी वाले के पास पहुंच कर वो आपको फिर वहाँ पे आपका सामान आपको दे देता है और आपसे पैसे की डिमांड करता है, क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे क्या? आंसर इज यस। तो जो आप साइलेंट रहे ना, तो ये भी एक एक्शन का वहाँ पे काम करेगा कि आप उसने आपको आपने उसको रोका नहीं है। ठीक है जी यहाँ पे। तो इस तरह के जहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब जहाँ पे प्रॉपर वे से कॉन्टेक्ट वहाँ पर हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड, उसको क्या नाम यहाँ पर दिया गया, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कि जहाँ पर आप कैसे कॉन्टेक्ट करते हो, अपने एक्शन से, अपने कंडक्ट से आप वहाँ पे काम करते हो, अदर देन वर्ड्स। ठीक है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों जो इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट होता है ना, इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट को मैं 3% डिवाइड कर देता हूँ। थर्ड 3% डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर दैट इज कॉल्ड द इम्प्लाइड बाय नेचर, इम्प्लाइड बाय नेचर। सेकेंड होता है बच्चों यहाँ पर इम्प्लाइड बाय लॉ, इम्प्लाइड बाय लॉ। और बच्चों थर्ड वन इसके अंदर आता है, दैट्स कॉल्ड ई कॉन्ट्रैक्ट। लो बच्चों मैंने यहाँ पर इम्प्लाइड को भी 3% डिवाइड कर दिया। चलो जी आओ, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसमें इम्प्लाइड बाय नेचर का मतलब क्या है। अभी जितने एग्जाम्पल मैंने लिए ना बच्चे, यहाँ पे मेट्रो से पैसा निकालना, मेट्रो कार्ड, ठीक है, एटीएम से पैसा निकालना, तो ये सब कौन सी एग्जाम्पल, ये सब इम्प्लाइड बाय नेचर ही थे। नेचर का मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली अपने आप में कह रही है कि आपको कुछ वर्ड बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट पैसा निकालो काम करो। ठीक है, तो दैट्स वन कि जो बाय ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली बाय एक्शन ही होता है, उसको इम्प्लाइड बाय नेचर हम कहते हैं। लेकिन इम्प्लाइड बाय लॉ क्या होता है, पहले हम बाद में बात करेंगे, तो पहले आओ पहले इम्प्लाइड बाय नेचर की रिगार्डिंग बात करते हैं। इम्प्लाइड बाय नेचर क्या होता है आपका? तो इम्प्लाइड बाय नेचर में मैंने क्या बताया कि जो ट्रांजेक्शन अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि भी मैं, मेरे लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट आओ एक्शन लो। जैसे एटीएम से पैसा निकालना, मेट्रो कार्ड और कुली वाला एग्जाम्पल, सब मैंने यहाँ पर आपके एग्जाम्पल लिए हैं। और बच्चों यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन में भी होता है ना, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, मतलब इम्प्लाइड बाय नेचर को 2% डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट वन बच्चों यहाँ पे ले रहा हूँ मैं टैसिट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। वो जो टैसिट का मतलब होता है कि मैंने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसमें मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से पता थी। एटीएम से पैसा अगर मैं निकाल रहा हूँ, मैंने 10,000 रुपीज़ अगर विड्रॉ किए हैं, तो मुझे पता है कि मेरे अकाउंट से 10,000 ही डिडक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड द बच्चों यहाँ पर टैसिट, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मतलब क्या होता है बच्चों? साइलेंस, साइलेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हो जाता है। तो विच इज इन्फर्ड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फर्ड बाय पार्टीज, पार्टीज के कहने से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों यहाँ पर। और दिस इज कॉल्ड बच्चों टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज द पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि जहाँ पर आप सिंपल कह सकते हो बच्चों यहाँ पर कि जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और अगर आपको सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से पता है, तो दिस इज कॉल्ड द टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपको सारी टर्म्स नहीं पता है, तो वो तो सिंपल रहेगा बच्चों वहाँ पे। तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, सिंपल
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सबको हम इम्प्लाइड में ही रखेंगे, उसका कोई नया नाम नहीं है। ठीक है यहाँ पे, तो सिंपल कह सकते हैं अदर देन टैसिट। अदर देन टैसिट वो सब आपके इम्प्लाइड में आते हैं, कि जहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता। सपोज बच्चों बस आपके सामने रुकती है, आप बस में बैठ गए, कोई वर्ड नहीं बोला मैंने, बस में बैठ गया, कॉन्टैक्ट तो हो गया मेरा, लेकिन हो सकता है आपको फेयर ना पता हो। अब जो भी फेयर होगा आपको वहाँ पर वो फेयर देना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी बच्चों, हाँ, तो वो फेयर आपको देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द बच्चों अदर देन टैसिट। ठीक है, और ऑब्वियस है ये भी प्रॉपर वैलिड वहाँ पर होता है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो दो तरह के मैंने डिफाइड किया इम्प्लाइड नेचर में, टैसिट एंड अदर देन टैसिट। ठीक है बच्चों यहाँ पर। अब जो सेकंड थिंग अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर इम्प्लाइड बाय लॉ, तो याद रखना बच्चों यहाँ पे इम्प्लाइड बाय लॉ को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्वासी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी। अब जो क्वासी क्या होता है, एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वासी मैंने एक लाइन यहाँ पे कही गई कि एक पर्सन अगर कोई कॉन्टेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के एक्सपेंस का बेनिफिट ले रहा है, और ध्यान सुनना बच्चों यहाँ पे, एक्सपेंस एक पर्सन का हुआ है लेकिन उसका बेनिफिट किसी दूसरे को मिल रहा है, जिसका एक्सपेंस हुआ उसको कुछ नहीं मिल रहा है इसके बदले में। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, मेरा ना, मैं कहीं जा रहा था, मेरा पर्स गिर गया, मेरा पर्स कहीं पर गिर जाता है। एक पर्सन ने मेरा पर्स उठाता है और उसमें देखता है कि बहुत सारे पैसे हैं, मेरे कार्ड है, तो वो मेरा एड्रेस भी है उसके अंदर, तो वो मुझे देने के लिए जाता है। मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते उसका 2,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया। क्या मैंने उसको कहा था लाने के लिए? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसको, वो अपनी मर्जी से लेके आया। और आगे कह रहा है ये लो सर आपका पर्स। मैंने उसे कहा थैंक यू सो मच। अब वो पर्सन मुझे कहता है कि सर मेरा ना आपके घर तक पहुंचते पहुंचते 2,000 रुपये का खर्चा हो चुका है, आपको वो तो पे करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ क्यों भाई, मैंने क्या तुझसे कॉन्टेक्ट किया था, मैं तो नहीं पे करूंगा। तो क्वेश्चन इज बच्चों, क्या मुझे पे करना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, एक्सपेंस उसका हुआ, बेनिफिट मैं लेना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है लॉ के अकॉर्डिंग नहीं ले पाओगे। तो नो वन कैन टेक बेनिफिट एट एक्सपेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, आप इस तरीके से बेनिफिट यहाँ पर नहीं ले सकते, तो साफ साफ बता दिया गया, नो वन कैन टेक बेनिफिट एट एक्सपेंसेस ऑफ अदर। आप इस तरीके से बेनिफिट वहाँ पर नहीं ले सकते। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इजी था बच्चों यहाँ पर। तो ये वाला टॉपिक बच्चों यहाँ पर डिटेल में आपका आएगा, हम बाद में पढ़ेंगे इसको, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ आपकी आती है। एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें हम आपके सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 हम कवर करेंगे। तो बाद में हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो दिस इज कॉल्ड द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो इम्प्लाइड बाय लो आपका होता है। और लास्ट में बच्चों यहाँ पे ई कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों सिंपल कह सकते हैं ई कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं, कि जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू आप कोई कॉन्टैक्ट करते हो। मतलब कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए जहाँ पर आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तो ऐसे कॉन्टैक्ट को हम किसमें बोलेंगे, ई कॉन्टैक्ट में। मतलब आप इजीली बात कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर, मैं किसी को अगर ईमेल करता हूँ, ईमेल इंटरनेट के बिना नहीं कर सकता। मैं अगर अमेजोन यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अमेजोन हो गया है, फ्लिपकार्ट हो गया है, और बच्चों यहाँ पर, तो इन सब में आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे क्या कहा गया, दिस इज कॉल्ड द ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये हम सब, कोई भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इनमें से कोई ना कोई आपका यूज होगा। या तो आप एक्सप्रेस वे से करोगे, या एम्प्लाइड से करोगे, या टैसिट से करोगे, या क्वासी से करोगे, या फिर ई कॉन्ट्रैक्ट से आप करोगे। किसी ना किसी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है। तो बच्चों हमारे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, कि दैट इज कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि ऑन द बेसिस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इजी था। क्या क्या किया बच्चों हमने फॉर्मेशन में, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एसेट, क्वासी, एंड लास्ट वन एट द ई कॉन्ट्रैक्ट। ये बच्चों यहाँ पर ई कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों आपको ये अगर साथ साथ नोटिंग करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। जी मुझे कॉन्टेंट को वैलिड कहना है या फिर इसका कोई और नाम भी है? तो मुझे यहाँ पर ना उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको नाम दिए हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको नाम दिए गए हैं। तो चलो चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नाम हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, उन्होंने क्या क्या पॉइंट यहाँ पर बताए।
तो जो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में जो आपके पॉइंट यहाँ पर आएंगे, तो टोटल हम 6 पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन दैट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वन दैट इज द वॉइड एग्रीमेंट, थर्ड वन दैट इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ वन दैट इज द voidable contract, voidable contract, fifth one that is the illegal agreement, illegal agreement, and sixth one that is the unenforceable contract. That's your point बच्चा। तो इसमें बच्चों यहाँ पर जो आपके पॉइंट यहाँ पर आएंगे, तो कौन कौन से पॉइंट बताएंगे यहाँ पर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी बता रखी है। चलो आओ जी, वन बाय वन मैं आपको लिखवाते हुए चलता हूँ इसमें कैसे कैसे आप इसके अंदर पढ़ोगे। तो इसमें बच्चों फर्स्ट वन आपका जो यहाँ पर आता है दैट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे। नाम से तो चल रहा है बच्चों यहाँ पर, वैलिड का मतलब कि जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे से वैलिड यहाँ पर माना जाएगा। सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि भाई वैलिड के लिए ना आप दो चीज़ें वहाँ पे सेटिस्फाई कर दो। दो चीज़ें कौन कौन सेटिस्फाई कर दो? फर्स्ट वन डेफिनेशन एंड सेकंड वन इसेंशियल एलिमेंट्स। सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई कर दो, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। डेफिनेशन भी पूरी है, इसेंशियल एलिमेंट भी सेटिस्फाइड है, तो वैसे ही क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, कॉन्टेंट बन जाएगा। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे, वैलिड कॉन्टेंट किसको कहा गया? जो सेटिस्फाई कर दे, क्या क्या सेटिस्फाई करेगा बच्चों यहाँ पे? फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसको कहा जाएगा। एंड पॉइंट नंबर बी बच्चों यहाँ पर, कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर दे। हमने पढ़े थे ना अभी, जो उसके 10 to 11 पॉइंट हमने पढ़े थे, तो वो उनको सेटिस्फाई कर दे, मतलब वो सारे के सारे फॉलो आप कर लोगे ना, तो वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी चीज़ छोड़ोगे नहीं, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बस दो चीज़ यहाँ पर बताई गई, डेफिनेशन जो याद है ना सेक्शन 2 क्लोज एच में जो डिफाइन की गई थी, एक तो वो फॉलो करनी है, एंड सेकंड थिंग इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको फॉलो करना है बच्चों। दिस इज द पॉइंट भगवान, दैट इज द व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर बच्चों इसके बाद सेकंड आता है दैट्स कॉल्ड द वॉइड एग्रीमेंट। अब बच्चों ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ये ध्यान सुना वर्ड। अब आप एक वर्ड देखोगे, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है एग्रीमेंट, एट द वॉइड एग्रीमेंट वर्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुना, एग्रीमेंट वर्ड लिया मैंने यहाँ पर, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाया होगा। इसमें मैं चाहता हूँ बच्चों पहले हम एग्जाम्पल लिखें, फिर इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो बच्चों मैं ना एक एग्रीमेंट करता हूँ एक माइनर के साथ, अभी तो हमने पढ़ा था कि आप किसके साथ कर सकते हो, जिसकी कैपेसिटी है उसके साथ कर सकते हो। अगर मैं किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करूंगा तो वो तो फिर आपको पता है वो तो वैसे ही वैलिड नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर, चलो ठीक है जी मैंने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, तो ये जो वैलिड नहीं है ये कब से वैलिड नहीं है? स्टार्टिंग से, बाद में, कब? बच्चों ऑब्वियस है, माइनर तो स्टार्टिंग से माइनर था, बाद में माइनर ही होगा, मतलब ये वैलिड कब से नहीं है? फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं था। तो जब ये स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं था तो कभी कॉन्टेक्ट तो बन ही नहीं पाया होगा, लीगल रिलेशन तो वहां पे आया ही नहीं होगा। तो लीगल रिलेशन आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, कि वो स्टार्टिंग में पहले कॉन्टेक्ट आना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं कभी। इसका मतलब वॉइड एग्रीमेंट किसको बोला जाता है बच्चों यहाँ पे? तो वॉइड एग्रीमेंट इज वन, void agreement is one which is not enforceable, मतलब which is not enforceable from beginning। मतलब जब से मैंने कोई एग्रीमेंट किया है तो उसकी वैलिडिटी स्टार्टिंग से ही नहीं थी, मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकता था, कोर्ट मेरी सुनवाई नहीं करेगा, रीजन क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं था।
तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, कि वो अगर स्टार्टिंग से आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से क्या होना चाहिए था, स्टार्टिंग से वैलिड होना चाहिए था, जो वो नहीं हो पाया। ठीक है जी बच्चों यहाँ पर। तो इसलिए वर्ड यहाँ पे लिखा गया। तो बच्चों ये सिंपल वैसे याद रखना, वॉइड मतलब नॉट एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट मतलब कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। तो इसको हम लिखने का तरीका एक तरीका और कैसे कर सकते हैं, दैट इज द वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। या बच्चों इसको एक नाम और बोल सकते हो इसी को ही, दैट इज जो लैटिन लैंग्वेज इसको कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड द वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, दिस इज कॉल्ड द वॉइड एग्रीमेंट। इसको यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट वहाँ पर कहा जाता है। इजी, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों यहाँ पर कि वॉइड एग्रीमेंट किसको कहा जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, दैट्स कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी वॉइड तो वर्ड हमने पढ़ लिया सर, लेकिन अब एक वर्ड बच्चों यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, वो वॉइड एग्रीमेंट था, अब वर्ड आ रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया होगा लेकिन एग्रीमेंट नहीं बना होगा, सॉरी एग्रीमेंट तो बना ही बना होगा, साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट भी बना होगा। अब जैसे बच्चों इसके लिए भी पहले मैं चाहता हूँ पहले हम एग्जाम्पल लेके, जिससे आपको समझ में आ जाए। बच्चों एक ना, एक पर्सन ने, एक गर्ल ने कॉन्टेक्ट किया कि भी मैं आपसे मैरिज करूंगी। ठीक है जी, कॉन्टेक्ट और मैरिज हो गया। सपोज कोई मिस वाई थी, उससे मैं मैरिज करने वाला था, मैरिज की डेट फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया ना, कॉन्टेक्ट वैलिड है जी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि मैरिज होने से पहले, बिफोर मैरिज, मुझे पता चला ये जो मिस वाई थी इसकी तो डेथ हो गई। अब बच्चों ध्यान सुना, अगर शुरू में ही मर जाती फिर तो किस पे आ जाता, वॉइड एग्रीमेंट में, क्योंकि स्टार्टिंग से वॉइड हो गया। ठीक है, लेकिन मैरिज का वादा पहले हुआ और मैरिज होने से पहले ही गर्ल की डेथ हो गई, तो दैट्स को बच्चों उसको क्या बोलेंगे कि अब स्टार्टिंग में तो वैलिड था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अभी वो इम्पॉसिबल हो चुका है, नाउ इट इज वॉइड। लेकिन मुझे बताओ क्या वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, है ना? तो आंसर इज यस, कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पहली बार बन चुका था, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो इम्पॉसिबल हुआ। तो दैट्स में बच्चों यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे हम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल कह सकते हैं बच्चों, सिंपल कि विच वाज वैलिड, विच वाज वैलिड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो उस टाइम पर वैलिड था, बट बट सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली बिकम इम्पॉसिबल। वो बाद में क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, वो इम्पॉसिबल हो गया, उसको बाद में हम पूरा नहीं कर सकते। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया है? तो याद रखना, अगर वॉइड एग्रीमेंट कहेगा तो वो एग्रीमेंट ही रह गया, कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाया, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग से ही क्या माना गया बच्चों वहाँ पे, उसको वॉइड वहाँ पे कहा गया। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड अगर हम लेंगे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो वैलिड था लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही वो इम्पॉसिबल हो। तो दिस इज कॉल्ड द, बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको हम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बाकी डिफरेंस है ना बच्चों यहाँ पे, वॉइड एग्रीमेंट में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पे देखो, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका चलेगा कि उसको वैलिड कहना है, वॉइड एग्रीमेंट कहना है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहना है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी। अब नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट आता है, दैट्स कॉल्ड द वॉइडेबल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों, ध्यान से ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल। अब जो वॉइडेबल में क्या होता है, ध्यान सुनो, अभी याद है मैंने एक पॉइंट लिया था अभी, फ्री कंसेंट, कि कोई कॉन्टेक्ट करते तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। वो जो एक पर्सन है ना, मुझे धमकी दे दी कि चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो अदरवाइज आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। मैं डर गया जी, मैंने उसको अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दी कि ठीक है जी ये लो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ। अब धमकी दी थी उसने, अब उसने सपोज धमकी के साथ साथ मुझे उस प्रॉपर्टी के पैसे भी पूरे दिए। ठीक है, अब ना दो चीज़ हो सकती है, मुझे लगता है कि चल ठीक है यार जो हुआ अच्छा हुआ,
ठीक है, या फिर मुझे लगता है नहीं नहीं ये चीज़ गलत हुई है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं पैसे लूंगा। तो बच्चों यहाँ पर दो चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे कि मतलब वोइडेबल में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड रखना है, ये दोनों पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि गलत किसके साथ हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। जैसे इसको यहाँ पे नाम क्या दिया जाएगा, दैट इज द वॉइडेबल। तो इसमें सिंपल क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है या फिर उसको वॉइड करना है, वैलिड करना है या वॉइड करना है, ये ऑप्शन किसके पास है, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे कि जहाँ एक पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि वो उसको वैलिड भी कर सकता है, वो उसको वॉइड भी कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड द वॉइडेबल। बट याद रखना बच्चों यहाँ पे दिस ऑप्शन नॉट द ऑप्शन टू अदर पार्टी, ये ऑप्शन दूसरी पार्टी के पास नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और याद रखना बच्चों यहाँ पे ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रिलेवेंस होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो आएगा फ्री कंसेंट का, तो उसके साथ रिलेवेंट रहेगा। ठीक है यहाँ पे, तो वैलिड और वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट द ऑप्शन टू द अदर पार्टी, दिस इज कॉल्ड द बच्चों यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इजी था बच्चों यहाँ पे। देखो मैंने कौन कौन से आपको बताए थे, कौन कौन से मेन पॉइंट आपके हो चुके हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया मैंने आपको बच्चों यहाँ पे, दो डेफिनेशन, दो पॉइंट आपको सेटिस्फाई करने हैं, डेफिनेशन एंड प्लस इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है जी। वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वर्ड था ना, तो जो स्टार्टिंग से वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो वैलिड था लेकिन बाद में वॉइड हो गया। वॉइडेबल क्या बताया बच्चों मैंने आपको कि जो स्टार्टिंग जो इसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि जो उसको वैलिड भी कर सकता है और वॉइड भी कर सकता है, दिस इज कॉल्ड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब दो पॉइंट आपके रहेंगे बच्चों यहाँ पर, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। ईजी है बच्चों, चलो आप देखते हैं इसमें इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है? इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, तो चलो आओ। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे थे इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट, तो बच्चों सिंपल पॉइंट है इलीगल, नाम से तो चल रहा है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से क्या है, इलीगल एग्रीमेंट, विच इज विच इज इलीगल इन नेचर। जो एग्रीमेंट इलीगल नेचर का होता है, जैसे मर्डर, सुपारी, है ना, या फिर कोई आप इलीगल वर्क कर रहे हो, तो वो सब किस में आएंगे बच्चों यहाँ पे, इलीगल में। अब बच्चों ये देखो सिंपल थिंग याद रखना, इलीगल को मैं वॉइड बोल रहा हूँ कि ये क्या है, वॉइड है। अब क्वेश्चन इसको वॉइड एग्रीमेंट कहूँ या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूँ, तो ध्यान सुनना बच्चों यहाँ पे, ये स्टार्टिंग से ही आपका वॉइड था, है ना, क्योंकि इलीगल तो स्टार्टिंग से है, तो इसलिए वर्ड क्या आना चाहिए साथ में, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, वॉइड एग्रीमेंट। तो एक लाइन याद रखना बच्चों यहाँ पर, एक लाइन आपको लिखवाता हूँ, ये सारे के सारे जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं, ऑल illegal agreements are void agreements, but all void agreements, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे void क्या होंगे, इलीगल होंगे। all void agreements are not illegal agreement। जैसे बच्चों सिंपल थिंग है ना, अभी हमने जैसे माइनर वाला पॉइंट हमने किया था, तो माइनर का एग्रीमेंट किया है, ठीक है, वो void एग्रीमेंट है, लेकिन इलीगल कोई है, आपको जेल में कोई डाला जाएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है यहाँ पे, तो याद रखना, तो जो इलीगल नेचर का होता है ना, वो void तो होता है, साथ में वो किस नेचर का होता है, पनिशेबल, कि आपको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, तो दैट्स पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो याद रखना सारे के सारे इलीगल वॉइड होते हैं, लेकिन सारे के सारे वॉइड इलीगल नहीं होंगे। ठीक है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द वॉइड इलीगल एग्रीमेंट। तो इसमें बच्चों यहाँ पर जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ इसमें डिफरेंस करते हुए चलना कि भी इसमें क्या क्या डिफरेंस आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट बच्चों जिसमें आपको बचा है, दैट्स कॉल्ड द अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएनफोर्सेबल। तो बच्चों अनएनफोर्सेबल होता है, सिंपल बेसिक पॉइंट पहले याद रखना कि अनएनफोर्सेबल मतलब क्या है। ठीक है,
कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों सिंपल रखना पहले कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए थी, जहाँ पर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना था और वो आपने कंप्लीट नहीं किया। लीगल फॉर्मेलिटीज पता है ना आपको, रिटर्न में होना चाहिए था, साइन होना चाहिए था। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या बोलूंगा, अनएनफोर्सेबल। अब बच्चों अनएनफोर्सेबल क्यों बोल रहा हूँ, सपोज साइन साइन चाहिए होता था ना। अब मान लो बच्चों अभी तक साइन हुआ नहीं। अब मैं अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह दूं, तो वॉइड का तो मतलब क्या हुआ कि अब आगे वो कभी वैलिड होगा ही नहीं। और मान लो इन फ्यूचर बच्चों अगर मान लो पार्टी ने साइन कर दिया बाद में, तो क्या प्रॉब्लम आएगी बाद में, अब वो वैलिड तो हो नहीं सकता और साइन कर दिया तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि ना तो मैं उसको वैलिड कह पा रहा हूँ ना उसको वॉइड कह पा रहा हूँ। वॉइड कह दूंगा तो प्रॉब्लम, वैलिड कहूंगा तो प्रॉब्लम। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुई ना, इसको वर्ड तब तक हम क्या बोल देते हैं, डेट्स कॉल्ड द टेक्निकल डिफेक्ट। कि जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होनी चाहिए थी वो आपने अगर नहीं किया है, दिस इज कॉल्ड द टेक्निकल डिफेक्ट। और अनएनफोर्सेबल में फिर उन्होंने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को मैं वैलिड तब तक नहीं कहूंगा, देखो बच्चों वॉइड भी नहीं बोला यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट shall नॉट बी वैलिड until टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव। कि जब तक टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। until technical defect, this is called the unenforceable contract। तो सिंपल बच्चे याद रखना, अनएनफोर्सेबल ना तो वैलिड होता है ना वॉइड होता है। तो इसमें सिंपल क्या बोला जाता है लैंग्वेज, तो उसको वैलिड तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव नहीं हो जाता। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है, जो आपको लर्न करना है यहाँ पर। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो बच्चों यहाँ पर रिवीजन में था कि दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वैलिडिटी में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमें 6 पॉइंट हमने पढ़े। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void agreement, void contract, voidable contract, illegal agreement and unenforceable contract। दैट्स योर पॉइंट बच्चा। अब तीसरा जो बच्चों बच रहा है, अब तो इजी सा पोर्शन बचा है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में आपका, लास्ट पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 बच्चों यहाँ पर, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब बच्चों परफॉर्मेंस नाम से जरा है, परफॉर्म कहाँ तक हो चुका है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों। बहुत ईजी पॉइंट है। इसके लिए वही एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे याद है मैंने दो पार्टी ली थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसके इनके लिए, कार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट ₹5 लाख। मतलब एक्स ये कार देगा और वाई इस कार के बदले में 5 लाख रुपए पे करेगा। ठीक है जी, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट में हम इनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, किसने कितना परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, एक तो कार और एक 5 लाख रुपए, है ना। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ बच्चों यहाँ पे दो सिचुएशन आपकी क्या क्या बन सकती है, ध्यान सुनना पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए रहे। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कार दे दी, सामने वाली पार्टी ने मुझे पैसे भी दे दिए। ये हो सकता है ना, मैंने कार दे दी उसने पैसे दे दिए। या फिर हो सकता है बच्चों यहाँ पर मैंने कार दे दी, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। या फिर हो सकता है बच्चों मैंने कार अभी तक नहीं दी लेकिन उसके पैसे पूरे आ चुके हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया। बस और कोई चीज़ तो बनेगी नहीं यहाँ पर, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं 1 बाय 1 लेता हूँ, इसके अलावा तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों ने परफॉर्म कर दिया, खत्म। ठीक है, या फिर अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है। तो दैट्स वन बच्चों यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि जहाँ पर कार देनी थी और 5 लाख रुपए देने थे, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया। बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड प्रॉमिस, कि जो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था वो उन्होंने वहां पे पूरा कर दिया। तो याद रखना, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, एग्जीक्यूटेड, ईडी। तो दैट्स कॉल्ड द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और जहाँ अभी दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी की या दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्टिल टू परफॉर्म, जिसमें अभी इनको परफॉर्म करना बाकी है। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, एग्जीक्यूटरी। तो सिंपल याद रखना, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस अभी बाकी है और परफॉर्म करना है अभी। तो दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव, जहाँ दोनों पार्टी परफॉर्म कर चुकी हैं। दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, तो एग्जीक्यूटेड, एंड सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, एग्जीक्यूटरी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे तीसरा पॉइंट और क्या बताया गया, थर्ड पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिलेटरल? तो जो देखो यूनि, सिंपल कह सकते हैं यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यूनि देयर सिंगल पार्टी। तो एक बच्चों सिंपल कह सकते हो ये ना वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी वन साइडेड कैसे हुआ जी, हमने तो पढ़ा था दोनों साइड से होना चाहिए। बच्चों ये कहने को वन साइडेड है, लेकिन एक्चुअली में दोनों साइड से होता है। कैसे, ध्यान सुना पॉइंट। हाँ जी, ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पर। एक पार्टी, दो पार्टी में ले रहा हूँ, पार्टी वन ने कुछ पास्ट में परफॉर्म किया, और पास्ट में परफॉर्म करने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब एक पार्टी पहले ही परफॉर्म कर चुकी है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उन्होंने कहा जी अब तो सिर्फ कितनी पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी है, सिर्फ एक पार्टी की परफॉर्मेंस वहाँ पर बाकी रहती है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिलैटरल। तो इसमें क्या बताया गया कि जिस पार्टी की परफॉर्मेंस रहती है, वन पार्टी हैज टू परफॉर्म ड्यूटी, दिस इज कॉल्ड द यूनिलैटरल। कि जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी की ड्यूटी रहती थी, अब उसको भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। तो उसको भी हम यहाँ पे क्या नाम बोल देंगे बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। ठीक है जी यहाँ पे। और अगर दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस बाकी है, जनरल पॉइंट जैसे हम करते आ रहे हैं आज तक, जैसे कार का एग्जाम्पल भी हमने लिया था, तो किस में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द बाइलेटरल। तो सिंपल कह सकते हैं जहाँ पर भी दोनों पार्टी परफॉर्म करनी है, बोथ पार्टीज हैव टू परफॉर्म, कि दोनों पार्टीज को वहाँ पे परफॉर्म करना है। और जहाँ पे जो दोनों पार्टी को परफॉर्म करना है, तो ये तो प्रॉपर है, तो ये तो बोथ साइडेड कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। बोथ साइडेड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और प्रॉपर वैसे, ठीक है जी। तो बच्चों याद रखना, तो यहाँ पर आपको जो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बताया गया, दैट इज टोटल 4 पॉइंट यहाँ पे बताए गए। एग्जीक्यूटिव जब दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर चुकी है, एग्जीक्यूटिव किसी भी एक पार्टी की या दोनों पार्टी परफॉर्मेंस बाकी है, यूनिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पार्टी परफॉर्मेंस बाकी रहती है, एंड बायलेटरल जहाँ दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस है और दोनों ही परफॉर्म वहाँ पे करती हैं। तो दिस इज कॉल्ड द बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट्स योर चैप्टर बच्चों यहाँ पर, जो आपको इसको लर्न करना है। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ मैंने को बताई थी, एक बार देख लेते हैं। हमें जो डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर आने वाली है। तो कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जितने टॉपिक हम करेंगे ना, तो वहाँ पे सिचुएशन बनेगी, ये वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल है, वॉइडेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब बच्चों इसमें ना आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, जनरली जो आपके सीए फाउंडेशन केस यहाँ पे पूछा जाता है, दैट द केस स्टडी, वो आपको पूरी स्टोरी आपको बता देगा, और आपको फिर इसमें जज करना पड़ेगा कि किस तरीके के केस वहाँ पर आपके आ सकते हैं। तो इसकी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा बच्चों यहाँ पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, या डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो डायरेक्ट तो वैसे ही बहुत ईजी है बच्चों यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है केस स्टडी, कि केस स्टडी कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आप देखते हुए बच्चों चैप्टर देखते हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये मेरे फुल फ्लेज नोट्स हैं। तो यहाँ से आप, अगर आपको रिवीजन के लिए फॉलो करना है, तो जो मैंने आपको जितना आपको लिखवाया है, ये सारा आप रिवाइज कर सकते हो। जितना भी मैंने आपको यहाँ से पूरा ये लिखवाया हुआ है, तो ये आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी, ये आपको फॉलो कर सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर, इसमें ये चैप्टर प्रॉपर मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। तो देखोगे यहाँ पर, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड नहीं आएगा, फिर कट हो चुका है ना। अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। बाकी सारी चीज़ बच्चों इसमें बता दी मैंने आपको, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमने कर लिया। एग्रीमेंट वर्ड हमने कर लिया। ठीक है, प्रॉमिस हमने कर लिया बच्चों यहाँ पे, कि दोनों मिला के होते हैं। ऑफर वाला बच्चों अभी नहीं करना है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 में, जो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो क्लास दूंगा रिवीजन के लिए, वो आप उसमें फॉलो करोगे। ठीक है, इसमें बच्चों यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करके जाना है आपको। या
इसेंशियल एलिमेंट्स में बच्चों यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया, 2 पार्टी होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसेंसस एड एडम होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो बच्चों, ये कैपेसिटी होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये बच्चों ये वाला टॉपिक ना अभी नहीं करना है आपको, ये मैंने नहीं करवाया आपको, इसको मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 1 लॉफुल ऑब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इसको प्रॉपर वैसे हम क्लियर करेंगे। सर्टेनिटी होनी चाहिए, हो चुका है, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट यहाँ पे जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन बच्चों हमने एक्सप्रेस कर लिया है, इम्प्लाइड कर लिया है। ये कौन सा पॉइंट चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस क्रिएशन। टैसिट हो चुका है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो आप इसको यहाँ से इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। तो प्रॉपर वैसे मैंने आपको बता दिया है। ई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल, तो ये भी आपका हो गया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ने पढ़ लिया। तो बच्चों यहाँ पर ना देखो, मैंने जितने भी डिफरेंस दिए ना, डिफरेंस बहुत अच्छे से करके जाना। एग्जाम में ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, दैट द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट एंड द इलीगल एग्रीमेंट। ये सब डिफरेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बच्चों जो आपको इसके अंदर करने हैं। तो ये था बच्चों यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करा दिया। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके, जैसे ये तो सिंपल जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, दिस इज द केस स्टडी। इस तरीके से आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, फादर प्रोमिस द पे इज सन इज सम ऑफ रुपीज 1 लाख इफ सन passes द सीए एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट डॉट सन passed द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बट फादर फेल टू अमाउंट एज प्रोमिस। तो सन ने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट। आपको बताना है क्या सन अमाउंट रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता। मुझे ध्यान सुनना पर, फादर ने ठीक है सर 1 लाख भी दे रहे हैं, लेकिन सन की तरफ से फादर को क्या कंसिडरेशन वहाँ पे मिल रहा है, वो तो कुछ मिल ही नहीं रहा वहाँ पे, है ना। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे साफ साफ कि भाई यहाँ पर ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ। डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर सिंपल क्या बोलेंगे, क्या उस रिकवर कर सकता है? आंसर इज, आपके एग्जाम में नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा है ना यहाँ पर, आपको इसमें डोमेस्टिक एग्रीमेंट के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर इनके बीच में कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं था, सॉरी डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जब होता है तो वहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते, लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता है, तो पार्टी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। और बच्चे याद होगा डोमेस्टिक के साथ एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था, वो आप यहाँ पे बता सकते हो, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, वो केस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तो सिंपल थिंग है बच्चे, यहाँ पे क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में? जी नहीं, ये एक वॉइड एग्रीमेंट था, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं था, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट था बच्चे। आगे ना वर्ड, तो वॉइड एग्रीमेंट वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पर बता के आनी। तो इस तरीके के बच्चों यहाँ पर डिटेल में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो अप्रोक्सीमेट 4 मार्क्स का आपके आसपास आएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ऐसे ही इस तरह के जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट का बेस पर है, मैंने देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में टोटल 14 केस स्टडी आपको दी हुई है, तो आप इसको कंप्लीट उसको करोगे। ठीक है जी, और इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप उससे डाउट आप ले सकते हो। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था, ये बच्चों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।